क्या ये तूफान से पहले की शांति है? लगातार कई दिनों तक हमलों के बाद युद्ध का मैदान अचानक शांत हो गया है। ये सन्नाटा वॉशिंगटन द्वारा इजराइल को ईरान के खिलाफ अभियान के बड़े विस्तार की तैयारी करने की चेतावनी देने के कुछ दिन बाद आया है। और अब हूथियों ने सऊदी अरब पर हमला करके एक और मोर्चा खोल दिया है, जिससे ये छोटा सा सन्नाटा शांति कम और उल्टी गिनती ज्यादा लगने लगा है। यरूशलेम मिनट शुरू होता है। यरूशलेम मिनट में जेएनएस टीवी पर आपका स्वागत है। एलेक्स, लगता है लगातार 13 दिनों के हमलों के बाद राष्ट्रपति ट्रंप फिर कूटनीति को मौका देना चाहते हैं। यह रिपोर्ट्स हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप मानते हैं कि ईरान फिर से बातचीत की मेज पर आना चाहता है। अब समझौते के हालात पहले से ज्यादा गंभीर हैं। पिछली 13 रातों के बाद बीते 48 घंटों में कोई हमला नहीं हुआ है। राष्ट्रपति ने एक बार फिर संकेत दिया कि वे कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देते हैं। अब वे समझते हैं कि कूटनीतिक समाधान के लिए सैन्य ताकत दिखाना जरूरी है। आपने 13 दिन तक हमले देखे, जिसमें पुलों और पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया। उन्होंने ईरान के अंदर अन्य उन्नत और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया। और यहां इजराइल में भी धमकियां दी गईं और कई लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें एक लिकुड विधायक भी शामिल थे, जिन्होंने सप्ताहांत से पहले कहा था कि युद्ध में वापसी आसन्न है। आईडीएफ ने पूरी तरह से वापसी के लिए व्यापक तैयारियां कर रही थी, जैसे व्यापक युद्ध जिसमें इजराइल शामिल है। इजराइल संभावित रूप से ईरान से सीधे भेजी गई बैलिस्टिक मिसाइलों का सामना करने को तैयार है, जो लंबे समय से नहीं हुआ। अमेरिका ने अपने हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। लेकिन अफसोस, 13 दिनों के बाद और अब जब प्रधानमंत्री संभवतः वॉशिंगटन जाने वाले हैं, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति कूटनीति का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले हफ्ते हमने देखा कि इराकी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से ईरान को एक संदेश दिया, संभवतः एक प्रस्ताव। आप जानते हैं, हम देखेंगे कि ईरानी क्या करना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कई बार कहा है, ये कहानी का अंत नहीं लगता। हाँ, जैसा आपने बताया, यहाँ इजराइल में सप्ताहांत के दौरान तैयारी चल रही थी। देश भर में 4-5 शहरों में बम शेल्टर खुले हैं। शुक्रवार रात शब्बात शुरू हुआ, तब लगा हमला कभी भी हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान अभी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, वे जल्द ही तैयार होंगे। आइए क्लिप देखें। ईरान पर एक और सवाल, क्या आपने मुख्य हमलों के बारे में कोई फैसला लिया है जिनका आप जिक्र कर रहे थे? ठीक है, क्या हमें बड़े हमलों की उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, हम अभी उनसे बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे दिन ब दिन और ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। शायद इसकी वजह साफ है। 2 तरीके हैं। मैं मानता हूँ पहला ज़्यादा समझदारी वाला है, दूसरा आसान है, जैसा हम कर रहे हैं। और अगर हम चाहें तो इसे और भी ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। आप जानते हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। वे समझौता करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ वे समझौते को तैयार नहीं है, क्योंकि हर बार जब वे समझौता करते हैं तो वे उसे बदलना चाहते हैं और सब कुछ बदलना चाहते हैं। वे तैयार नहीं है। वे बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे। तो एलेक्स, राष्ट्रपति ट्रंप कथित तौर पर एक बड़ा हमला करने पर विचार कर रहे थे, विशेष रूप से इस माउंट माकुश पिकैक्स पहाड़ को निशाना बनाते हुए। आइए इस क्लिप को देखते हैं। हम बहुत जल्द उस इलाके पर हमला करने वाले हैं और वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। आप जानते हैं, आमतौर पर मैं ऐसा नहीं कहता। अगर मुझे लगता कि वे इसके बारे में कुछ कर सकते हैं तो मैं ऐसा कभी नहीं कहता। लेकिन हम बहुत जल्द उस इलाके पर बहुत भारी हमला करने वाले हैं। तो एलेक्स, आइए पिकैक्स पहाड़ के महत्व पर बात करें। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? पहाड़ के नीचे क्या है? क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति की बातों के बावजूद समझौते की बातचीत जारी रह सकती है? क्या वे अब भी हमला कर सकते हैं? अमेरिकी वहां इस सुविधा पर हमला कर सकते हैं। सही है, आपके पास 2 चीजें हैं, पिकैक्स पहाड़ जो टोनेटान्स के पास है, और पिछले कई हफ्तों में रिपोर्टें आई हैं कि ईरान ने वहां सेंट्रीफ्यूज भेजे हैं, जिसे फोर्डो न्यूक्लियर रिएक्टर से भी ज्यादा गहरा माना जाता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये शायद बंकर बस्टिंग बमों से भी सुरक्षित हो सकता है। मुझे अब भी ये मानना मुश्किल लगता है कि अगर आप इतने सारे बंकर बस्टिंग बम गिरा दें, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जो जीबीयू पेनिट्रेटर्स उन्होंने फोर्डो पर इस्तेमाल किए थे, उनसे भी आप इस तरह के पहाड़ को नष्ट नहीं कर सकते अगर आप उनमें से काफी गिरा दें। और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास तो ये जरूर है। ऐसा लगता है कि वे फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स हैं कि मोजतबा खामनेई, जो सर्वोच्च नेता के बेटे हैं,
उनके बारे में भी हमें नहीं पता कि वे जिंदा हैं या नहीं। लेकिन रिपोर्ट्स थीं कि वो अपने पिता से भी ज्यादा परमाणु हथियार हासिल करने के लिए दृढ़ हैं। और फिर यहां दूसरा पहलू है समृद्ध यूरेनियम, जिसके बारे में माना जाता है कि वो ज्यादातर इस्फहान परमाणु सुविधा के नीचे दबा हुआ है। इस हफ्ते न्यूयॉर्क पोस्ट में रिपोर्ट आई कि अमेरिका शायद अब तक की सबसे बड़े विशेष बल अभियानों में से एक शुरू करने पर विचार कर रहा है, ताकि अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम निकाला जा सके। जैसा कि राष्ट्रपति ने कुछ मौकों पर इसे परमाणु धूल कहा है। और इसके लिए शायद हजारों सैनिकों की जरूरत होगी, क्योंकि ईरानी निश्चित रूप से इस क्षेत्र की सुरक्षा कर रहे हैं। और भले ही ईरानी सेना काफी कमजोर हो गई है, उनके पास अब भी कुछ सैन्य शक्ति है। इसलिए क्षेत्र की सुरक्षा और निकासी जैसे संवेदनशील ऑपरेशन के लिए हजारों सैनिकों की जरूरत होगी, जब तक विशेष बल इसे पूरा न कर दें। एक इसी तरह की रिपोर्ट भी थी कि अगर बंकर बस्टिंग बम पिकैक्स माउंटेन को नष्ट करने में सक्षम नहीं है, तो पिकेक्स माउंटेन के अंदर घुसने के लिए विशेष बलों का एक ऑपरेशन भी हो सकता है, और फिर ऊपर से बम गिराने के बजाय उस सुविधा के अंदर विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वो शायद एक आसान ऑपरेशन होगा, क्योंकि आप यहां निकासी की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें विशेषज्ञों के साथ बहुत संवेदनशील काम करना पड़ता है और जिसे पूरा करने में कुछ समय लगता है। एलेक्स, हफ्ते की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर ईरानी हमलों पर प्रतिक्रिया दी, कहते हुए कि हर नए हमले की शुरुआत के साथ अमेरिका किसी पुल या पावर प्लांट को नष्ट करेगा। और अब विदेश मंत्री मार्को रूबियो की टिप्पणियां देखते हैं। आइए क्लिप देखें। दोस्तों, मैंने रईसी, उनके विदेश मंत्री को देखा, जो हाल ही में उनकी नीतियों और आंख के बदले आंख की बात कर रहे थे। राष्ट्रपति की नीति है आंख के बदले सिर। ये लोग जो हमें हर दिन कॉल कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि चलो कोई समझौता कर लेते हैं, ये दूसरे देशों तीसरे देशों को ऐसे संदेश भेजते हैं। मेरा मतलब है अब इनके पास संदेश भेजने के लिए देश भी कम पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे पास भी कुछ देशों के प्रतिनिधि आए। मैंने अभी अभी ईरानियों से बात की, वे भी समझौता करना चाहते हैं। समस्या ये, हर बार जब ये लोग कोई समझौता करते हैं, या तो वे उसे तोड़ देते हैं या फिर समझौता करने के बाद उसमें बदलाव करना चाहते हैं। तो शायद वे अभी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जल्द ही तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। चाहे वे कितनी भी सख्त बातें करें, कितनी भी शायराना भाषा बोलें, या फिर वे जो बेवकूफ़ी भरे लेगो वीडियो बनाते हैं। सबसे पहली बात, आंख के बदले सिर कहना बहुत कड़ी भाषा है। और फिर आपने मार्को रूबियो को कहते सुना कि अगर हम समझौते पर भी पहुंच जाएं, उन्होंने कहा कि वे वैसे भी इसे तोड़ देंगे, और शायद जोकर भी कहा। सबसे पहली बात, आंख के बदले सिर। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। और दूसरी बात, आप बताइए, समझौते पर दस्तखत करने का क्या लाभ जब पता है कि ईरान उसे तोड़ेगा? राष्ट्रपति और विदेश मंत्री एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। दोनों ने कहा कि वे अभी समझौते के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन जल्द तैयार हो सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से समन्वित संदेश है। सवाल यह है कि आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का मुख्य मकसद क्या है? लगता है वे समझौता करना चाहते हैं। समस्या यह है, जैसा राष्ट्रपति और विदेश मंत्री देख रहे हैं, वो है ईरान की बातचीत की शैली। आप जानते हैं वे जैसे काम कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता कि आप इसे तर्कसंगत कहेंगे या नहीं। लोग कहते हैं कि ये तर्कसंगत लोग हैं, लेकिन ये एक पैटर्न है। यही ईरानियों के बातचीत करने का तरीका है। और किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरानियों से वार्ता रणनीति के मामले में कुछ अलग उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वे मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को समझौते के झांसे में फंसाकर हराने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर शर्तों में हेरफेर करते हैं या उन्हें सीधे तोड़ देते हैं। यही तरीका है। वे संयुक्त राज्य अमेरिका की विशाल शक्ति को रोककर, सत्ता में बने रहकर और इन वार्ताओं के माध्यम से दूसरी तरफ के राष्ट्रपति को अपमानित करके जीतते हैं। और फिर उनके लिए ये अल्पकालिक रणनीति है ना? शायद ये कुछ सालों का है, शायद ये सिर्फ मध्यावधि चुनावों तक ही है। वे राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नया राष्ट्रपति चाहे डेमोक्रेट ही क्यों ना हो। याद रखिए, पिछले 2 डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतियों ने ईरान से समझौते की कोशिश की, जिसमें अमेरिका प्रतिबंध हटाता और पैसे देता। ओबामा प्रशासन ने ईरान को अरबों डॉलर दिए थे, या कोई रिपब्लिकन राष्ट्रपति जो बस अलगाववादी नीति अपनाना चाहता है। अब ट्रंप जो कर रहे हैं उसे देखकर और ये कहते हुए, आज जानते हैं यही वो चीज है जो हम बिल्कुल नहीं करना चाहते। हम मध्य पूर्व में दखल अंदाजी नहीं करना चाहते।
तो अगर किसी तरह या किसी और तरीके से ईरानी राष्ट्रपति ट्रंप से बचने की कोई रणनीति निकाल लेते हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि ट्रंप ही शायद ऐसा कर सकते हैं। अब इजराइल के लिए आप जानते हैं वे कहते आ रहे हैं, और ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता कि किसी भी तरह से आप किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। वे मानते हैं कि पूर्ण पैमाने के युद्ध में वापसी अपरिहार्य है। आप जानते हैं पूर्ण पैमाने के युद्ध का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि ऐसे ही 13 दिनों की तरह लगातार हमले चलते रहेंगे? ये छोटे स्तर के हमले, रणनीतिक हमले, एक एक करके या एक एक रात में, या फिर आप जानते हैं सब कुछ बेकाबू हो जाता है जब अमेरिका और इजराइल पूरी ताकत से बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते कार्यक्रम में चर्चा की थी, इजराइल इससे अलग रहा है। आप जानते हैं ईरान पूरे मध्य पूर्व में बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। उन्होंने रिपोर्टें जारी की जिसमें कहा गया, आप जानते हैं किसी भी अमेरिकी के 500 मीटर के दायरे में मत रहिए, जो कि वैसे भी ये दिखाता है कि बैलिस्टिक मिसाइलें लगभग 500 मीटर की रेंज तक सटीक हैं और उससे ज्यादा नहीं, जो हैरान करता है क्योंकि वे ये चीजें दूर देश से वायुमंडल में भेज रहे हैं। दूसरी तरफ मिसाइल के लक्ष्य पर लगने की गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा, अमेरिकी बेस या सैनिकों के 500 मीटर के भीतर मत रहना, आप निशाना बन सकते हैं। उन्होंने इजराइल पर मिसाइल नहीं दागी है और अब तक कोई ना कोई रोकने वाला कारण रहा है। अब सवाल है, क्या चीज इजराइल को युद्ध में लाएगी? ये ईरान हो सकता है अगर वे चाहें। अब हम नहीं रुकेंगे, सिर्फ आगे बढ़ेंगे। लेकिन लगता है कि इजराइल को युद्ध में लाने की सबसे बड़ी संभावना अमेरिका है। और अगर संयुक्त राज्य अमेरिका फिर से पूरी तरह से युद्ध में जाने का फैसला करता है, तो वे शायद चाहेंगे कि पहले दौर में उनके साथ जो साझेदार थे, वे एक बार फिर उनके साथ जुड़ जाएं। एलेक्स, हमने कुछ हफ्तों से हूथियों का जिक्र नहीं किया। उन्होंने तय किया कि वे फिर से सामने आएंगे और उन्होंने रेड सी में सऊदी तेल ठिकानों को निशाना बनाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हूथी, तुम लोग कुछ समय से शांत थे, लेकिन अब तुमने फिर से इस जंग में शामिल होने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि ईरान समर्थित आतंकी प्रॉक्सी हूथी, जिनके लिए ईरान जिम्मेदार है, और उस आतंकी संगठन द्वारा किए गए किसी भी हमले के लिए ईरान को जवाबदेह ठहराया जाएगा। बिल्कुल सही, ये ईरान द्वारा बनाया गया आतंकवादी नेटवर्क है, जिसमें हूथी, हिजबुल्लाह बुल्ला और हमास शामिल है। कातैब हिजबुल्लाह इराक में है और शायद कुछ हद तक सीरिया में भी सक्रिय है। यह मंच पर हूथी मुख्य किरदार हैं। कुछ समय से सब शांत था। अमेरिका और इजराइल ने युद्ध के दौरान यमन में हूथियों पर कई हमले किए। हूथियों ने हजारों बार जवाब दिया। पहले ही इजराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और अब वे एक बार फिर सऊदी अरब के साथ युद्ध में हैं। और जानते हैं, आप देख सकते हैं कि यहां क्षेत्रीय समीकरण काम कर रहे हैं, जहां सऊदी अरब अमेरिका का सहयोगी है। आपने एमबीएस को ट्रंप के साथ बैठे देखा है। आप जानते हैं, तो ईरानी सऊदी अरब को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर सहयोग करते हुए देखते हैं और इसलिए वे अपनी अग्रिम मोर्चे की फौज यानी हूथियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब न सिर्फ सऊदी अरब के अंदर हमला करने और सऊदी अरब की नाकाबंदी करने के लिए, बल्कि वे मूल रूप से बाबल मंदब जलदमरू मध्य को भी बंद कर सकते हैं। और आपके पास मध्य पूर्व में दो रणनीतिक चोक पॉइंट्स हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य पर्शियन गल्फ में है, जहां से कतर और संयुक्त अरब अमीरात का सारा तेल बाहर जाता है। ईरानी तेल भी उसी जलडमरू मध्य से जाता है। और फिर आपके पास बाब अल मंदब जलदमरू मध्य है, जो यमन के तट के पास है, और वो रेड सी में प्रवेश का रास्ता है और अंततः स्वेज नहर तक जाता है, जो दुनिया के प्रमुख वाणिज्यिक शिपिंग मार्गों में से एक है। यहां आप देख सकते हैं कि समुद्री डकैती अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ईरान का ये मुख्य आर्थिक साधन है, जिसका असर कई देशों पर पड़ता है। तो जब वे बहरीन, कतर और कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागते हैं, तो वे देश संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दौड़े चले जाते हैं और कहते हैं, आप इस बारे में क्या करने वाले हैं? आप जानते हैं, जब हूथी सऊदी अरब पर हमला करते हैं और बाब अल मंदब जलडमरू मध्य की नाकाबंदी कर देते हैं और सऊदी से वाणिज्यिक जहाजों को नहीं जाने देते, और वे स्वेज नहर को भी रोक देते हैं, जो मिस्र की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। ये देश संयुक्त राज्य अमेरिका के पास जाते हैं और कहते हैं, आप इस बारे में क्या करने वाले हैं? सही, इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति पर दबाव है। ये सिर्फ इजराइल की बात नहीं है। सही सही, संयुक्त राज्य अमेरिका में हर कोई कहता है, हम जानते हैं इजराइल हमें इसमें घसीट रहा है, इजराइल ये, इजराइल वो। हूथी दशकों से सऊदियों से लड़ रहे हैं। बिल्कुल
ठीक है, तुम जानते हो ईरानियों ने इराक, सीरिया, लेबनान, गाजा को अस्थिर कर दिया है और यमन, और इसी वजह से उन सभी देशों को भी जो उन जगहों के पड़ोसी हैं जहां ईरानी मौजूदगी है। तो आप देख सकते हैं कि ये समस्या अमेरिका को हल करनी चाहिए। इजराइल यहां बस सहायक भूमिका निभा रहा है। आप जानते हैं वे निश्चित रूप से बहादुर है, उनके पास शानदार खुफिया जानकारी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही अपने दम पर कर सकता है। और निश्चित रूप से अगर आप चाहते हैं कि काम जल्दी हो तो आपको इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर करना होगा। लगता है राष्ट्रपति ट्रंप ने अब तक तय नहीं किया कि क्या करना है। वो अब भी समझौते से समाधान चाहते हैं। और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि इजरायली अनुमान सही है कि एक समझौते के जरिए समाधान तक पहुंचने की संभावना कम है और पूर्ण पैमाने के युद्ध में वापसी सिर्फ संभावित नहीं, लगभग अपरिहार्य लगती है। जैसा मैंने कहा, बम शेल्टर खुले हैं और हम देख रहे हैं आगे क्या होगा। अब हमारा ध्यान लेबनान पर होना चाहिए। इस हफ्ते व्हाइट हाउस में लेबनान के राष्ट्रपति ऑन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक संभावित ऐतिहासिक बैठक हुई थी। मुख्य ध्यान था कि किसी सामान्यीकरण समझौते तक पहुंचा जाए। अमेरिका ने कहा कि वे लेबनान का समर्थन और स्थिरता में मदद करेंगे। ज्यादातर चर्चा हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन पर केंद्रित थी, जो वार्ता में शामिल नहीं है। चर्चाओं में संभावित इजरायली वापसी लेबनान से शामिल थी और साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने 1985 के बाद पहली बार बेरूत के लिए सीधे अमेरिकी उड़ानों का जिक्र किया। क्या आपको लगता है ये ऐतिहासिक बैठक है या सिर्फ एक और बैठक? ट्रंप सीरिया और इराक के नेताओं से भी मिल चुके हैं। आप लेबनान के संबंध में वहां की स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, दो बातें हैं। एक तो बैठक का सवाल है और दूसरा इजराइल और लेबनान के बीच जो बातचीत चल रही है उसका सवाल है। अब मैं व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ बैठकों में रहा हूं और आप जानते हैं, मुझे उदाहरण के लिए याद है वो बैठक जहां ट्रंप ने फरवरी में कहा था, आप जानते हैं, जब वे अभी अभी पद पर लौटे थे, वो पहली बैठक थी जिसमें नेतन्याहू राष्ट्रपति से मिलने गए थे और राष्ट्रपति ने मुड़कर कहा कि गाजा एक ध्वस्तीकरण क्षेत्र है और सभी गाजा वासियों को अंततः पट्टी छोड़नी होगी ताकि पूरे ध्वस्तीकरण क्षेत्र को खाली किया जा सके। और उस समय सभी को लगा कि ये एक बहुत ऐतिहासिक बैठक है और उन्होंने सोचा कि यही राष्ट्रपति की नीति बनने वाली है और आप देखने वाले थे कि गाजा पट्टी से गाजा के शरणार्थियों का पलायन शुरू हो जाएगा, जो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को बुनियादी रूप से बदल देगा। सही है ना? अब आखिरकार वो नहीं हुआ। तो क्या ये एक प्रतीकात्मक मुलाकात थी? हाँ, बिल्कुल। ये पहली बार था जब लेबनान के राष्ट्रपति 2009 के बाद व्हाइट हाउस में आए थे। और जैसा कि हमने कहा, ये मुलाकात उन कई दौर की बातचीत के साथ हो रही है जो इजराइल और लेबनान के बीच चल रही हैं, जिनमें से ताजा दौर सिर्फ एक हफ्ते पहले रोम में हुआ था। अमेरिका में इजराइल के राजदूत येखिएल लीडर इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते शो में भी बताया था, ये बातचीत बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हो रही है, जिसमें दोनों पड़ोसी चाहते हैं कि लेबनान हिजबुल्लाह से मुक्त हो जाए। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति, आप जानते हैं, जोसेफ आउन को कुछ सम्मान दे रहे हैं। कौन? लेबनान के राष्ट्रपति, जो इजराइल के साथ एक साहसिक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक प्रक्रिया साबित हो सकती है और आर्थिक सामान्यीकरण की ओर ले जा सकती है। ये किसी तरह की रक्षा संधि की ओर भी ले जा सकती है। ये आगे चलकर दोनों देशों के बीच पर्यटन की संभावना भी पैदा कर सकती है, जिसे कल्पना करना भी मुश्किल है, क्योंकि इजराइल इस्लामिक जिहाद और आतंकवादी संगठनों, जिनमें हिजबुल्लाह भी शामिल है, के खिलाफ लड़ रहा है, जिसमें फिलिस्तीनी भी शामिल हैं। सच में 1980 के दशक से या शायद उससे भी पहले से। तो यहां दो देशों के बीच सामान्यीकरण का एक संभावित मौका है जो हिजबुल्लाह से छुटकारा पाना चाहते हैं। और इसका एकमात्र कारण यह है कि इजराइल ने पहले ही हिजबुल्लाह को बहुत कमजोर करने का बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया है। वहां हसन नसरल्लाह नहीं है। हिजबुल्लाह अब इजरायली सीमा के पास कहीं भी नहीं है जैसे वे पहले थे। तो आप जानते हैं, मुझे लगता है कि इन बैठकों से किसी तरह के ऐतिहासिक परिणाम की संभावना है। निश्चित रूप से जो जोसेफ आउन चाहते हैं वो है अमेरिका से पुनर्निर्माण के लिए पैसा। वो हथियार, पैसा
और लिबनानी सशस्त्र बलों के लिए प्रशिक्षण भी चाहते हैं ताकि वे इस बोझ का बड़ा हिस्सा उठाना जारी रख सकें। हिजबुल्लाह को पीछे धकेलते रहने के लिए या कम से कम ये सुनिश्चित करने के लिए कि हिजबुल्लाह उन इलाकों में फिर से संगठित न हो जो इजरायल के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि इजरायली सैन्य सिद्धांत बदल गया है। अगर इजरायल देखता है कि हिजबुल्लाह अग्रिम ठिकाने बना रहा है जिसे वो खतरा मानता है, तो सिर्फ तुरंत नहीं बल्कि भविष्य में भी इजरायल अभी हमला करेगा। और इसलिए जब भी इजरायल हमला करता है, इससे सामान्यीकरण की संभावना को नुकसान होता है। एलोन लेबनानी सशस्त्र बलों को दक्षिण की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इजरायल को थोड़ा पीछे हटने के लिए मजबूर करना। और मुझे लगता है कि इजरायल ने जो किया वो भी बहुत चतुर था। वे रणनीतिक रूप से लितानी नदी तक की सारी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने जो किया वो ये था कि वे लितानी तक गए और फिर लितानी से भी आगे चले गए, ताकि जब वे बातचीत में जाएं तो वे कह सकें, ठीक है, हम लितानी तक पीछे हटेंगे। सही है, इजरायल कुछ रणनीतिक जगहों से पीछे हट चुका है, और मुझे लगता है कि हम देखेंगे कि अगस्त के पहले हफ्ते में एक और दौर की बातचीत होनी है, एक बार फिर रोम में, ऐसी जगह जहां लेबनान और इजरायल दोनों ही जाने में सहज थे, फ्रांस जैसे देश के विपरीत। दोनों पक्षों ने कहा कि इटली मददगार और विनम्र मेजबान है और अमेरिका की तुलना में क्षेत्र के करीब है। तो आप जानते हैं, ये निश्चित रूप से उन विषयों में से एक होगा जिन पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू वॉशिंगटन जाने पर राष्ट्रपति से बात करेंगे। अब सऊदी अरब की ओर बढ़ते हैं, जो शायद आज के शो की सबसे बड़ी खबर है। इस हफ्ते राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी अरब से प्रस्तावित नागरिक परमाणु सहयोग समझौते को मंजूरी दी। कुछ दिनों बाद ट्रूथ सोशल पर उन्होंने कहा कि यह समझौता सऊदी अरब के अब्राहम समझौतों में शामिल होने पर निर्भर करता है। तो ऐसा लग रहा था कि यह शायद तय हो चुका है, लेकिन फिर ट्रंप ने आखिरी वक्त में यह शर्त जोड़ दी, कहते हुए, नहीं, तभी जब वे अब्राहम समझौते में शामिल हों। प्रधानमंत्री कार्यालय ने नागरिक परमाणु समझौते की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी। ये तेहरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका की ताकत का सीधा नतीजा बताया गया। सर्कल ऑफ पीस का विस्तार संभावित रूप से, हालांकि विपक्ष के कुछ इजरायली अधिकारी हैं जो इस समझौते के खिलाफ हैं, और मुझे लगता है कि गठबंधन का एक सदस्य भी था। मेरा मानना है अवी डिचटर, जो किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ बोल रहे हैं जिससे सऊदी अरब को किसी भी प्रकार की परमाणु क्षमता प्राप्त करने की अनुमति मिले, कहते हुए कि एविडोर लिबरमैन कह रहे हैं कि ये हो सकता है, ये क्षेत्र में परमाणु हथियारों की दौड़ को भड़का सकता है। तो आइए इन सबको ध्यान में रखते हुए सऊदी अरब पर चर्चा करें। मुझे लगता है आप सही हैं, यही हमेशा से खतरा रहा है। परमाणु ईरान का खतरा भी यही था कि इससे पूरे मध्य पूर्व में हथियारों की दौड़ शुरू हो जाएगी। अगर सऊदी अरब नागरिक परमाणु कार्यक्रम चाहता है, तो नागरिक परमाणु कार्यक्रम पहला कदम है। ये हथियारकरण कार्यक्रम की शुरुआत है और परमाणु हथियारों की दौड़ का संकेत देता है। इसका मतलब ये नहीं कि सऊदी अरब सीधे परमाणु हथियारों की ओर बढ़ रहा है, लेकिन लगता है वे खुद को ऐसी स्थिति में रखना चाहते हैं ताकि परमाणु हथियारों की ओर बढ़ सकें अगर उन्हें लगे कि ये उनके रणनीतिक हित या रणनीतिक जरूरत के लिए जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा निराशाजनक है, और मैं समझ सकता हूं कि कुछ इजरायली इसके खिलाफ क्यों होंगे। आप जानते हैं, एवी डिचटर कभी शबाक के प्रमुख थे। मेरा मतलब है वो इजरायली खुफिया सेवा के पूर्व प्रमुख हैं। आंतरिक खुफिया सेवाएं आपको लेना होगा। मुझे लगता है उनकी राय को गंभीरता से लेना चाहिए। वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू की पार्टी और उनकी गठबंधन में रक्षा खुफिया प्रतिष्ठान के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक हैं, और साथ ही कुछ अन्य, आप जानते हैं। और अगर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, तो हो सकता है वे सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हों क्योंकि वे नेतन्याहू को चुनाव में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि नेतन्याहू खुश हैं। मेरे पास हर कारण है ये मानने का कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ऐसी किसी डील की शर्तें इजरायल को बताई गई हैं कि इजरायल ने उसे अच्छी तरह से जांचा परखा है, और उसने, आप जानते हैं, या तो अपनी चिंताएं सामने रखी होंगी या डील बनाने में बदलाव किए होंगे। और साथ ही मुझे लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ बातचीत की है। संयुक्त राज्य अमेरिका की ये इच्छा कि सऊदी अरब अब्राहम समझौते में शामिल हो, इस पर विस्तार से बातचीत हुई है। मेरा मतलब है, ये कोई राज नहीं है कि राष्ट्रपति यही चाहते थे। तो अगर सऊदी अरब इजरायल से संबंध स्थापित कर रहा है, ऐसा लगता है कि वे बदले में कुछ चाहते हैं, है ना?
आप जानते हैं, सवाल है कि क्या वे F-35 लड़ाकू विमान चाहते थे। ये उन चीजों में से एक है जो उन्होंने सामान्यीकरण के बदले साफ तौर पर चाही, क्योंकि वे बिना कुछ पाए सामान्य संबंध नहीं बनाएंगे, है ना। तो वे इसे समझते हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इसे समझते हैं। तो आप जानते हैं, वो कुछ ऐसा पेश कर रहे हैं जो वे चाहते हैं। और हाँ, वो बहुत आशावादी हैं कि सऊदी सही समय पर सामान्य संबंध स्थापित करेंगे, उसी समय जैसा हम पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से कई बार कहते आए हैं। अगर आप सऊदी अरब और इजराइल के सामान्यीकरण को देखना चाहते हैं तो इस पर सार्वजनिक रूप से ज्यादा बात ना करें। ध्यान दें, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को और इजराइल के बीच अब्राहम समझौते गुप्त रूप से साइन किए गए थे। हम सब अचानक जाग गए थे। हमें पता चला कि ये सब हो रहा है और ये पहले ही तय हो चुका था। इसकी महीनों तक गुप्त बातचीत हुई थी। और मुझे लगता है कि आप भी सऊदी लोगों के साथ यही देखना चाहेंगे कि बस पर्दे के पीछे कुछ बातचीत कर लें। जो होने वाला है उसके बारे में बड़े बड़े ऐलान न करें, और जब सही समय आए बस उसे सामने ले आए। तो हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। इजराइल और अमेरिका इसे होते देखना चाहते हैं। सऊदी को भी लगता है कि सामान्यीकरण होने वाला है। सवाल बस समय और इसके बदले मिलने वाली चीजों का है। एलेक्स, आपने F-35 का जिक्र किया था। सऊदी अरब शायद इन्हें चाहता हो और शायद नहीं भी, लेकिन हमें यह निश्चित रूप से पता है कि तुर्की F-35 चाहता है। G7 में हमने उनकी दोस्ताना मुलाकात देखी थी, जो पिछले हफ्ते हुई थी, राष्ट्रपति ट्रंप और तुर्की के एर्दोआन के बीच, जिसमें राष्ट्रपति ने मूल रूप से इशारा किया था, हाँ, मैं उन्हें F-35 देने के लिए तैयार हूं। जरा रुकिए। स्टेट डिपार्टमेंट के विधायी मामलों के ब्यूरो ने कहा कि तुर्की अभी उन F-35 विमानों को पाने के लिए पात्र नहीं है। F-35 विमान स्थानांतरित हो सकता है। तुर्की जब तक अमेरिकी कानून नहीं मानेगा तब तक उसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इसमें रूसी निर्मित S-400 वायु रक्षा प्रणाली की खरीद को लेकर विवाद का समाधान करना भी शामिल है। तो चलिए 1 मिनट रुकते हैं। लगता है ये एक रात में नहीं होगा। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि तुर्की F-35 के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि ये इजराइल और उसके प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री के लिए वाकई अच्छी खबर है। दोनों ने राष्ट्रपति और उनकी प्रशासन पर कूटनीतिक दबाव बनाया। वे चेतावनी दे रहे थे कि तुर्की को F-35 मिलने से इजराइल को नुकसान होगा। वे नहीं चाहते थे कि तुर्की को अमेरिका से ये मिले। राष्ट्रपति ने कभी इसका वादा नहीं किया। ठीक है, पिछली कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उन्होंने अस्पष्ट भाषा इस्तेमाल की। G7 सम्मेलन अंकारा में था। वहां उन्होंने कहा, हाँ, ये कुछ ऐसा है जिस पर मैं विचार करूंगा। आप जानते हैं, मैं संभवतः इसका समर्थन करना चाहूंगा। उन्होंने कभी इसके लिए वचन नहीं दिया। और अब G7 खत्म होने के बाद वे वॉशिंगटन लौटे हैं। लगभग 1 हफ्ता हो गया है। G7 के बाद करीब 2 हफ्ते बीत चुके हैं। अब आपके पास वेस्ली बेल का ये बयान आ रहा है। इस जवाबी पत्र में कहा गया है कि तुर्की की F-35 कार्यक्रम में भागीदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है और इसलिए वे अभी F-35 प्राप्त नहीं कर सकते। आइए अब यहां स्थानीय स्तर पर क्या हो रहा है उस पर चलते हैं। कहें तो यहूदिया और सामरिया, यहां इजराइल राज्य में। मैं इसे पिछले 4 या 5 दिनों से, शायद 1 हफ्ते से आतंकवाद की लहर कहूंगा। शुक्रवार को 2 इजरायली मारे गए थे। एक IDF सैनिक था, दूसरा एक IDF रिजर्व सैनिक था, जो गिलाद फार्म में आपातकालीन सुरक्षा टीम का प्रमुख था। उसी गिलाद फार्म में जहां पिछले हफ्ते संदिग्ध आगजनी हुई। लेकिन अगर हम पिछले शुक्रवार की बात करें तो 2 इजरायली मारे गए। आपने वहां की घटना का कुछ वीडियो देखा जिसमें एक अरब आतंकवादी ने उस सुरक्षा प्रमुख का हथियार छीन लिया और उसी हथियार से उसे और एक अन्य IDF सैनिक को मार डाला। सैनिकों का एक दल वहां पहुंचा और मौके पर कार्रवाई की। और अब IDF ने उत्तरी सामरिया में आतंकवाद विरोधी एक बड़ा अभियान शुरू किया है। हम चर्चा कर रहे थे कि यहूदिया और सामरिया में नया मोर्चा खुल सकता है। मुझे नहीं पता ये आधिकारिक रूप से शुरू हुआ या नहीं, लेकिन पिछले कई दिनों से ये बेहद खतरनाक और जानलेवा रहा है। एक दिन पहले गुरुवार को उसी इलाके में एक और हमला हुआ था। और आगजनी वाले आतंकवाद की बात करें तो अरब आतंकवादियों ने आग लगा दी, ये जानते हुए कि यहूदी आपातकालीन दल उस आग को बुझाने के लिए वहां पहुंचेंगे। और एक इजरायली गंभीर रूप से घायल हुआ, वो अभी भी अस्पताल में है। तो ये सभी हमले, गुरुवार को तिशा बीएफ पर एक सैनिक पर एक और हमला हुआ जिसमें एक कार ने टक्कर मारी, एक कार ने भी निशाना साधा। हर तरह के हमले हो रहे हैं।
कल दक्षिणी हेब्रोन हिल्स के सोसिया इलाके के पास फिर हमला हुआ। मेरा मतलब है, क्या आपको लगता है कि ये, मुझे नहीं पता कि आप आधिकारिक तौर पर किसी लहर की घोषणा कैसे करते हैं, लेकिन ये लगभग रोज हो रहा है। गुरुवार और शुक्रवार को हर घंटे इजरायलियों पर हमले हो रहे थे और शुक्रवार को 2 इजरायली मारे गए। हाँ, ये निश्चित रूप से एक लहर जैसी लगती है। सवाल यह है कि क्या ये लहर थमने वाली है, या ये एक ऐसी लहर है जो अब और भी ज्यादा भारी इंतिफादा जैसी हिंसा की ओर ले जाएगी, जैसा कि हमने 2014 में देखा था, जब कार से कुचलने और चाकू मारने जैसी इंतिफादा हुई थी। और आप जानते हैं, ऐसी स्थितियां वाकई में बिगड़ने लगती हैं। और ये भी समझना चाहिए कि इजराइल लगातार हमलों को नाकाम कर रहा है ना? कभी कभी जब लहरें नहीं होती और सब शांत लगता है, आप जानते हैं, घरेलू मोर्चे पर हमारे यहाँ कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वे कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस इतना कि वे सफल नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं, आप जानते हैं, कुछ अलग अलग घटनाएं, ऐसे मामले जहां वे सफल हुए, हमले जो घातक रहे, जिन्होंने लोगों को घायल किया है। और पिछले हफ्ते एक बैठक हुई थी, मेरा ख्याल है कि वो शुक्रवार को थी, प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री शाबाक के प्रमुख, खुफिया सेवाओं के चीफ ऑफ स्टाफ के बीच। और आप जानते हैं, उन्होंने हमलों के जवाब में एक लंबी सूची तैयार की। उन्होंने बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियानों की मांग की। उन्होंने अतिरिक्त चेकपॉइंट्स और निगरानी की मांग की। और आप जानते हैं, मैंने कल रात ऑनलाइन देखा कि 1 अरब व्यक्ति की एक पोस्टिंग थी। 1 अरब प्रभावशाली व्यक्ति या संगठन जो रामअल्ला के कलंदिया जंक्शन से कारों की कतार दिखा रहा था, जो मीलों तक लगी हुई दिख रही थी, क्योंकि वे, आप जानते हैं, वे चोक पॉइंट बना रहे हैं और अभी हर वाहन की जांच कर रहे हैं। तो इजराइल इसे बहुत बहुत गंभीरता से ले रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये अब पिछले दौर से अलग किसी नए मोर्चे पर फैल जाएगा। मेरी प्रवृत्ति ये कहती है कि ये बस एक छोटी सी लहर है। हमने 7 अक्टूबर के बाद से कई अलग अलग मौकों पर कुछ लहरें देखी हैं। आप जानते हैं, लगातार कुछ आतंकवादी हमले हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने ये देखा है कि यहूदा और सामरिया में आतंकवादी हमले लंबे समय तक पहले से कहीं ज्यादा हुए हों, जितने कि 7 अक्टूबर से पहले के वर्षों में होते थे। आईडीएफ ने शनिवार रात बताया कि 70 वांछित आतंकवादी हिरासत में लिए गए हैं। और जैसा कि आपने उल्लेख किया, सभी संभावित हमलों को जिन्हें आईडीएफ नाकाम कर देती है, मेरा मानना है कि ये लगभग 90% है। तो हमें ये याद रखना चाहिए, आईडीएफ कमांडो को गांवों में जाते और गिरफ्तारियां करते देखा, घरों को गिराते हुए भी देखा, जैसा कि उन्होंने कहा था, आतंकवादियों के घरों को। अब यहां कहानी का दूसरा पहलू भी है, जिसमें खबात गिलाद के लोग, आप जानते हैं, उन इलाकों में घूमने जा रहे थे। कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि वे क्षेत्र बी और ए में घूम रहे थे, जो कि आप जानते हैं, आमतौर पर ये वे क्षेत्र हैं जहां इजरायली लोगों को खास तौर पर एरिया ए में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह फिलिस्तीनी प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण में है। इसका मतलब ये नहीं कि आईडीएफ वहां नहीं जाती, वे वहां हमेशा जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं, एरिया बी में इजरायली सेना जब चाहे आती जाती है, वहां फिलिस्तीनी अथॉरिटी का कोई सुरक्षा नियंत्रण नहीं है। जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं, एरिया ए, बी और सी का बंटवारा बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है। वहां इलाकों के अंदर भी इलाके मौजूद हैं। और एरिया ए और एरिया बी के छोटे छोटे हिस्से हैं जो एरिया सी से घिरी हुई हैं, जो पूरी तरह से इजरायली नियंत्रण में है, प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण में। तो ये ठीक ठीक जानना मुश्किल है कि वे इस समय कहां ट्रैकिंग कर रहे थे। लेकिन और आप देख सकते हैं, जब आप जाते हैं, जब आप एरिया ए की तरफ जाते हैं और आप इजराइल की सड़कों पर जाते हैं और आप एरिया सी की सड़कों पर गाड़ी चला रहे होते हैं और आप देखते हैं कि एक सड़क एरिया ए की तरफ जा रही है, वहां एक बड़ा लाल साइन लगा होता है जो बताता है कि आप एरिया ए में जा रहे हैं, और इजरायली नागरिकों के लिए ये गैर कानूनी है। जो हमने लगाया है, इजराइल ने लगाया है, इजराइल ऐसा करता है। असल में उस साइन का क्या मतलब है? ये फिलिस्तीनियों को लाइसेंस देता है कि अगर कोई इजरायली एरिया ए में जाए तो वे उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, जो कि एक खतरनाक स्थिति है जिसे मानना बहुत मुश्किल है। मेरा मतलब है, कोई फिलिस्तीनी अगर एरिया सी में आता है और आप देख सकते हैं कि फिलिस्तीनी एरिया सी की सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं या यरूशलेम या किसी और इलाके में आ रहे हैं,
उन्हें सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मार नहीं दिया जाता क्योंकि वे उस इलाके में हैं। सही है ना? तो आप जानते हैं, आप यहाँ निश्चित रूप से ये द्वैत देखते हैं जहां इजरायली लोगों को मूल रूप से फिलिस्तीनी क्षेत्र ए में कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर वे अंदर जाते भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां हत्या की अनुमति मिल जाती है। और यहाँ ये मुठभेड़ हुई थी और दुर्भाग्यवश यहाँ बेनयाहू मेल 32 वर्ष के थे जो 2 बच्चों के पिता थे और मारे गए थे। और ये एक गंभीर समस्या है। और फिर दूसरी तरफ यहां इन इलाकों में घूमने वाले हिल टॉप यूथ द्वारा संभावित बदला लेने के हमलों की रिपोर्ट भी आई है। आप जानते हैं, वे मुख्य रूप से, मैं उन्हें कहूंगा, वंचित किशोर इस जमीन की बहुत परवाह करते हैं, जो मानते हैं कि सेना इलाके की सुरक्षा ठीक नहीं कर रही और खुद कानून हाथ में ले रहे हैं। अब इजराइल एक ऐसा देश है जिसका अपना कानूनी सिस्टम है, अपनी सेना है। ये सरकार के लिए फायदेमंद नहीं है। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि बदले की कार्रवाई से अन्य देशों के साथ उसके कूटनीतिक संबंधों को नुकसान होता है। ऐसे हमले होने पर यही असर पड़ता है। आप जानते हैं, या जो घटनाएं होती हैं और क्या, जिसे अक्सर तथाकथित बस्तियों की हिंसा के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित किया जाना चाहिए कि आप जानते हैं, कुछ सैकड़ों बच्चे, जिनमें युवा वयस्क भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि शुरुआती 20 की उम्र के भी हो सकते हैं, आप जानते हैं, जो इधर उधर भाग रहे हैं। ये यहाँ पर जो फिलिस्तीनी आतंकवाद है उसके स्तर जैसा नहीं है। आप जानते हैं, वो तो कहीं ज्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर है। और ये मीडिया के लिए बहुत सुविधाजनक है। मैं कहूंगा वामपंथ के लिए, राजनीतिक वामपंथ के लिए, सिर्फ इजराइल नहीं, अमेरिका और यूरोप में भी। और फिर कहना, अरे देखो, यहाँ आतंकवाद है, यहाँ बसने वालों की हिंसा है, और दोनों को एक जैसा बताना, ये दोनों चीजें बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है। सालों से फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा हजारों लोगों की हत्या की गई है। अक्सर जिसे बसने वालों की हिंसा कहा जाता है, उसमें हिलटॉप यूथ के हमले भी शामिल हैं। ये किसी फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले के जवाब में समुदाय की तेज आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाई द्वारा भी हो सकता है, जिसे वे बसने वालों की हिंसा कहेंगे। वे यहां तक कहते हैं कि टेम्पल माउंट पर इजरायली पुलिस की निगरानी में यहूदी यात्राएं भी बसने वालों की हिंसा कहलाती हैं। इसलिए इसे संदर्भ में रखना वास्तव में बहुत जरूरी है, ये मानते हुए कि यहां समस्या है। हम सच में नहीं चाहते कि हमारे युवा जाकर कानून अपने हाथ में ले। हमारे पास इसके लिए एक सेना है, हमारे पास एक सरकार है जो सेना को निर्देश देती है कि क्या करना है। जो लोग मानते हैं कि तथाकथित बसने वालों की हिंसा फिलिस्तीनी आतंकवाद के बराबर है, वे गलत हैं। ये एक जैसी चीजें नहीं हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पिछले साल पीए इलाकों से यहूदियों पर करीब 7,000 आतंकवादी हमले हुए, जबकि यहूदियों द्वारा बहुत कम हमले हुए। एक और मुद्दा है जो इस घटना से जुड़ा है, लेकिन मेरे पास अभी पूरी जानकारी नहीं है कि क्या हुआ। शुक्रवार को 2 इजरायली नागरिकों की हत्या की जांच जारी है। सवाल यह है, क्या वे अरबों पर गोली चलाने से डर रहे थे? कई लोग यही सवाल कर रहे हैं कि वे हिचकिचा रहे थे या नहीं, क्योंकि वहां मुठभेड़ के नियम है। हाँ, तुम सुनोगे, अगर तुम गोली चलाओगे तो बहुत लोग कह रहे हैं, क्या उन्होंने पर्याप्त तेजी से गोली नहीं चलाई? क्योंकि अरब, और फिर से भगवान न करे, मैं वहां मौजूद लोगों का न्याय नहीं कर रहा हूं, मुझे ठीक नहीं पता। आप जानते हैं उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था। अगर आप सामने आ रही कुछ वीडियो क्लिप्स देखें, आप जानते हैं, अरब व्यक्ति ने सुरक्षा गार्ड की बंदूक चुराई और उसी का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया। क्या उसने पर्याप्त बल का इस्तेमाल नहीं किया? मुझे नहीं पता, बस वही सवाल है। वो तो निश्चित रूप से एक असफलता जैसा है। मेरा मतलब है, अगर कोई फिलिस्तीनी खतरनाक अंदाज में आए तो आपके पास बंदूक रखने का कारण है, इसीलिए आपके पास बंदूक है ताकि आप सुरक्षित रहें। दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि आंकड़ों के मुताबिक किसी व्यक्ति के किसी और बंदूक की तुलना में अपनी ही बंदूक से मारे जाने की संभावना ज्यादा होती है। वो सिर्फ एक आंकड़ा है जिसे समझना आसान है, लेकिन आपके पास सिर्फ बंदूक होना ही काफी नहीं है, आपको प्रशिक्षित भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी बंदूक खो देते हैं तो वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है। और वैसे, जिस बारे में आप पहले बात कर रहे थे, जब कोई यहूदी आत्मरक्षा में जवाब देता है तो अचानक कैमरे चालू हो जाते हैं और वो अराजकतावादी और कट्टर वामपंथी, आप जानते हैं, जैसे ही कोई यहूदी जवाब देता है वो लोग रिकॉर्डिंग के लिए तैयार रहते हैं और फिर वो इसे सेटलर वायलेंस कहते हैं, जैसे कि पूरी घटना की शुरुआत उन्हीं ने की हो। अगर आप देखें कुछ इजरायली मीडिया इसे कैसे रिपोर्ट कर रही है, मैंने टाइम्स ऑफ इजराइल में उसी दिन देखा, वे कई घटनाओं का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने इसे इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के बीच गोलीबारी कहा। ये एक आतंकवादी हमला था। कुछ इजरायली पैदल यात्रा पर निकले थे और उन पर अरबों ने हमला किया, जैसे कि उन्हें मारने ही वाले थे। और फिर आप जानते हैं, उनमें से एक इजरायली के पास हथियार था और आखिरकार उसे गोली लग गई
और फिर जब हंगामा शुरू हुआ और अन्य सुरक्षा बल उस इलाके में आए तो प्रतिक्रिया में और लोगों को भी गोली मारी गई। इसका मतलब ये नहीं कि अचानक गोलीबारी शुरू हुई थी। ये कोई काउबॉय फिल्म नहीं, बल्कि आतंकवादी हमला था। हाँ, उन्होंने हेडलाइन में कहा 4 फिलिस्तीनी और 1 इजरायली मारे गए, मानो वे समान हो। लेकिन हम यहीं छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज की हमारी आखिरी खबर, और ये भी सच में सबसे बड़ी खबर हो सकती थी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू वॉशिंगटन जा रहे हैं सोमवार 27 जुलाई को राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यभार संभालने के बाद यह उनकी 7वीं यात्रा है। कम से कम यहां यही लिखा है, 7वीं यात्रा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिकी सेनेटर लिंडसी ग्राहम के अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। अगर हो सके तो हमें एक झलक दे। मेरा ख्याल है आपने प्रधानमंत्री के साथ पिछली 4 या 5 यात्राओं में सफर किया है। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू और ट्रंप की 7वीं मुलाकात से क्या उम्मीद करें? मुझे लगा ये 7वीं मुलाकात है, पर सोचा था शायद व्हाइट हाउस में 8वीं हो सकती है। ठीक है, यहां लिखा है कि ये 7वीं मुलाकात है। आप जानते हैं, राष्ट्रपति को पद संभाले ज्यादा समय नहीं हुआ है और कोई अन्य विश्व नेता इतनी बार यात्रा नहीं कर पाया। सही है। मैं सोचता हूं कितने लोग वहां 2 बार गए होंगे। मुझे शक है कि कोई वहां 3 बार गया होगा और पक्का है कि कोई 7 बार नहीं गया होगा। यह दिखाता है कि अमेरिका और इजराइल के बीच बहुत करीबी सहयोग है। इनमें से हर एक यात्रा से पहले हमेशा दोनों प्रशासन के बीच दरार की खबरें आती हैं, और मैंने पाया कि जब मैं इन यात्राओं को कवर करता हूं तो मुझे ये रिपोर्ट करना पड़ता है कि असल में कोई दरार नहीं है, ये एक बनाई गई कहानी है। मुझे लगता है कि यहां आप देख सकते हैं कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच दरार होती तो उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता। बिल्कुल। और अब वैसे वहां यह स्पष्ट नहीं था कि क्या यह निमंत्रण इस समय साकार हो पाएगा या नहीं। कुछ हफ्ते पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल दोनों ने घोषणा की थी कि एक बैठक होने वाली है। जैसे ही हमें लिंडसे ग्राहम के निधन की खबर मिली, हमें पता था कि वे अमेरिकी नेता थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की थी, शायद किसी अन्य सेनेटर या कांग्रेस सदस्य जितना या उससे भी ज्यादा। अपने दशकों लंबे प्रतिष्ठित करियर के दौरान, और इसलिए ऐसा हुआ। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नेतन्याहू वहां श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। सवाल यह था कि अंतिम संस्कार कब होगा। लगता है लिंडसे ग्राहम के निधन को लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति यहां निधन हो जाता है तो उसे आमतौर पर उसी दिन या रात दफना दिया जाता है। इसलिए हम समझ नहीं पाते कि अंतिम संस्कार के लिए 2 हफ्ते क्यों इंतजार किया जाता है। ऐसा संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, ये यहां जैसा नहीं है। लेकिन इसकी घोषणा केवल की गई थी। मुझे लगता है शुक्रवार को ही ये घोषणा की गई थी कि प्रधानमंत्री इस बैठक के लिए यात्रा करने वाले हैं। ये उसी दिन पड़ने वाला है और फिलहाल इसे मंगलवार के फोन तय किया गया है। लिंडसे ग्राहम का अंतिम संस्कार मंगलवार दोपहर 2 बजे होगा। तो संभवतः राष्ट्रपति के साथ ये बैठक मंगलवार को उससे पहले सुबह होगी। चर्चा के लिए बहुत कुछ है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री पिकेक्स माउंटेन पर खुफिया जानकारी साझा करेंगे, जैसा कि हमने चर्चा की थी। किसी भी अन्य ईरानी गतिविधियों पर खुफिया जानकारी देना जो परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रही हैं, और बहुत संभव है कि कुछ और अत्यधिक गोपनीय जानकारी हो जिसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वास्तव में नहीं दिया जा सकता। हमने पहले भी देखा है कि प्रधानमंत्री वहां जाते हैं और मीटिंग्स की चर्चा और घोषणाएं होती हैं। असल में मीटिंग्स में क्या होता है और जो बताया जाता है, कभी-कभी दोनों मिलते हैं, और कभी-कभी वहां आप जानते हैं कुछ बातें होती हैं जो प्रेस से बिल्कुल भी साझा नहीं की जाती। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है, और जाहिर है एजेंडा में सबसे ऊपर यही होगा कि क्या पूरी तरह से युद्ध फिर से शुरू होगा, जिसमें इजराइल भी शामिल होगा या नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका और जाहिर है ईरान बने रहे। जाहिर है नेतन्याहू ट्रंप बैठक की कवरेज के लिए jns.org पर जाएं। हमें आंकड़े जांचने हैं, बाकी जानकारी JNS देगा। यही था इस हफ्ते का जेरूसलम मिनट। ये एलेक्स ट्रेमन है, JNS के CEO। मैं जॉश ऑस्टिन हूँ, JNS का संवाददाता। सुपर थैंक्स दें, सब्सक्राइब करें, और इस शानदार कंटेंट के लिए
JNS टीवी पर जाएं और बेशक इजराइल की सभी ताजा और ब्रेकिंग न्यूज के लिए jns.org पर जाएं। मध्य पूर्व और पूरे यहूदी जगत की खबरों के लिए भी हम अगले हफ्ते यरूशलेम मिनट में JNS टीवी पर मिलेंगे।